नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है इस एक मोटिवेशनल स्पीच में आपका। और उम्मीद करता हूं कि वैसे तो मोटिवेशन देखो कुछ होता नहीं है, हर एक व्यक्ति अपने आप में मोटिवेट होता है। लेकिन कई बार बच्चों की काफ़ी डिमांड आती है कि सर हम मोटिवेट नहीं हैं, डीमोटिवेट हो गए हैं किसी वजह से। उसके कई फैक्टर होते हैं और डीमोटिवेशन मिलने के कुछ इमीडिएट कॉज भी होते हैं, कुछ काफ़ी लंबे समय की एक प्रक्रिया भी होती है। अ, एक एक्सीडेंटल डिमोटिवेट होना कोई बुरी बात नहीं है। अचानक से हम लोग किसी घटना की वजह से, जैसे रिजल्ट हमारा एडवर्स हो जाता है या फिर कोई ऐसी चीज हमारी फैमिली में या आसपास की सराउंडिंग में ऐसी हो जाती है जिसको लेकर हम लोग एक उहापोह की स्थिति में और थोड़ा लो फील करते हैं। तो इस तरीके से मैं मानता हूं कि डीमोटिवेट होना व्यक्ति के लिए एक शुभ संकेत है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम हर समय ही मोटिवेट रहें, हम हर समय ही अच्छाई-अच्छाई की बात करें। केवल अच्छाई-अच्छाई होंगी तो संसार के अंदर बुराइयाँ नहीं होंगी, जब तक बुराइयाँ नहीं होंगी तो अच्छाइयों का पता कैसे चलेगा? हम हमेशा सुखी रहें, तो फिर सुख का भी एक मज़ा होता है, वो भी समाप्त हो जाएगा। दुःख है तभी सुख है और सुख है तभी दुःख है। यानी सुख की उत्पत्ति जो है वो दुःख रूपी पौधे से होती है, तो मैं गलत नहीं हूँ। एक्चुअली हम हमेशा भगवान से ये कहते हैं कि हे भगवान मुझे निरोग काया, सब कुछ मुझे ही मुझे मिले, सब कुछ मेरे को कभी सुख हम मंदिर में जाके कभी भी किसी ने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा कहीं भी जाके कभी किसी ने पल भर के लिए कोई दुःख माँगा है क्या? किसी ने नहीं माँगा है। सब हम केवल एक ही पक्ष को माँगते हैं कि हे भगवान मुझे अनंत खुशियाँ दे, अनंत संसार में मैं सबसे सर्वोच्च स्थिति पे चला जाऊँ। तो आप सोचिए कि हर एक व्यक्ति ऐसा माँग रहा है, तो भगवान के पास में देने के लिए दोनों चीज़ें हैं, तो आपको वो अकेली एक चीज़ कैसे देगा? इसलिए ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम लोग भगवान से ये कहें कि जो भी आपको देना है वो दे दीजिएगा। बस मैं कर्तव्य पथ पे निरंतर बढ़ता रहूँ और मुझसे कोई ज़्यादा अपेक्षा जो है लोग नहीं करें, मैं भी किसी से नहीं करूँगा। ये सारी प्रॉब्लम अपेक्षाओं से होती है और मुझे अच्छा परफ़ॉर्म करने का साहस दो। आप परिणाम माँगते हो, आप परिणाम माँगते हो, तपस्या नहीं माँगते हो। परिणाम माँगोगे और तपस्या नहीं मांगोगे तो केवल फोकस परिणाम पे रहेगा, तो आपके परिणाम कैसे होंगे अच्छे? मेरे को एक बात बताओ। हमारे जो सबसे सर्वोच्च ग्रंथ है, नीति शास्त्र का सबसे बड़ा ग्रंथ है भारतीय दर्शन में, गीता है। उसमें ये बात कही गई है कि परिणाम निरपेक्ष होकर या कर्तव्य निरपेक्ष होकर, सॉरी, परिणाम निरपेक्ष या फल निरपेक्ष होकर आप काम करो, क्योंकि फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो जिस पे अधिकार नहीं है आप उसके लिए मांगते हो, उसके लिए चिंतित रहते हो, उसी को भविष्य उसी को लेकर आप हमेशा चिंतित रहते हो। कभी भी आप अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित नहीं रहते हो। ये समस्या है। तो समस्या का समाधान होता है, समस्याएं भी सबके सामने आती हैं। जब समस्या है, भाई जिंदगी है तो ख्वाब हैं और ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो मुश्किलें भी हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं और मुश्किलें हैं तो फिर उसका जवाब देने के लिए हौसला भी है और हौसला है तो फिर सफलता है और सफलता ही तो जिंदगी है। तो कहने का मतलब ये है कि सफलता जो है वो एक समग्र तपस्या है जिसमें आप निरंतर मेहनत करें, लगातार निरंतरता बनाए रखें, ध्यान, तपस्वी और सकारात्मकता और माता-पिता का आशीर्वाद, बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा के अपेक्षी रहें आप और अच्छे लोगों के साथ में निरंतर जुड़े रहें और सदैव अच्छा करने की आपके अंदर एक ज़ील होनी चाहिए कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, मेरे से जितना हो जाएगा मैं डेफ़िनेटली करूँगा। जो मेरे बस में नहीं है, अब रिज़ल्ट आपके बस में नहीं है, आप अच्छा पेपर करने की उम्मीद से जाओ, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग पेपर के अंदर इस उम्मीद से जाते हैं कि भाई मेरा अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। ये अभी नहीं, कभी नहीं वाला जो सिस्टम है ना, वो केवल तैयारी शुरू करने के लिए ठीक है। परीक्षा में अगर आपने ये सोचा कि अभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो निसंदेह आपकी जो परफॉर्मेंस है, उसके अंदर एक डाउनफॉल आएगा। तो उस डाउनफॉल से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम लोग अपने से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करें और हमारे जो गार्जियंस हैं, उनको भी हम समझाएँ कि वो भी हमसे इतनी अपेक्षा नहीं करें। और ये बात केवल हमारे बीइंग ए स्टूडेंट के रूप में नहीं है, बल्कि हम अपने बच्चों से भी ये अपेक्षा नहीं करें कि वो क्लास में सदैव टॉप करे,
क्योंकि ये अपेक्षा जो हम उनसे कर रहे हैं वही मानव स्वभाव होता है कि जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी उतने ही ज्यादा लेकिंग होगी। तो एक शांत चित्त भाव से, तपस्वी भाव से, योगी भाव से, ध्यानस्थ भाव से आप अपनी निरंतरता बनाए रखेंगे। अच्छा, कॉन्फिडेंस डाउन क्यों होता है? आप में कंटिन्यूटी नहीं होती है, आपके डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आप 3 दिन खराब कर देते हो। पहले आप डेकोरेशन के लिए जाओगे, ये करोगे, वो करोगे। आप उन चीजों पे एम्फसाइज करो जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जहां आपकी उपस्थिति सार्थक है, आप वहीं पे जाइएगा। जहां आपकी उपस्थिति सार्थक नहीं है, या फिर ये कहें कि आपके जाए बिना कोई और भी उसको संपन्न कर सकता है, तो आप वहां से एक छोटा सा क्विट ले सकते हैं। हर चीज के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानना कि साहब मेरे से ही होगा, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो थोड़ा असामाजिक बनना पड़ेगा। अगर सीधी सी बात है, लिमिटेड टाइम में सब लोग पढ़ते हैं, मैटर सबके पास में लगभग एक जैसा होता है, 20-19 का फर्क होता है, लेकिन स्ट्रेटजी और निरंतरता और अभ्यास और लगातार उसमें बढ़िया करने की चाह में व्यक्ति फर्क कर देता है। 1 साल या जितना भी हमें समय मिलता है तैयारी के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए, उसके अंदर बाकी लोगों से आप बेहतर कैसे करें, यही चीज कंपटीशन के अंदर जांची जाती है, परखी जाती है। परीक्षा भवन से बाहर आने पर तो प्रश्न सभी के याद आते हैं, लेकिन परीक्षा भवन में प्रश्न भूल जाते हैं लोग और उस समय याद नहीं आते। ये समस्या उन बच्चों के साथ होती है जो बच्चे लगातार स्टडी में नहीं जुड़े हुए हैं, या फिर वो एक इमीडिएटली पैक कर रहे हैं। एक हम देखते हैं कि जैसे मान लो, एक तो हमारे जो कपड़े होते हैं उनको हम फोल्ड करके बहुत बढ़िया ढंग से सिस्टमेटिक तरीके से डालते हैं। एक अचानक से कोई कह देता कि चलो भाई सारे वस्त्र डाल दीजिएगा, तो आप थैले के अंदर उनको इधर उधर ठूस के ले जाते हैं। वो वस्त्र ना पहनने लायक होते हैं और ना ही पहनने के बाद अच्छे दिखते हैं। आप भी डिप्रेशन में आओगे, आपको देखने वाला भी क्या बोलेगा आपको कि यार, वो भी शक पकाएगा बोलने से। तो यही बात एक कंपटीटर के लिए होती है। अचानक से आप लोग ऐसा सोचते हो कि सब कुछ मैं कुछ ही दिनों में कर लूंगा, और उसी बैग के अंदर जो आपने अस्त व्यस्त वस्त्र डाले हैं वैसा आप कर लोगे, तो ये निसंदेह आपकी बड़ी भूल है। एक करीने के साथ में, एक सलीके के साथ में, एक तहजीब के साथ में अगर आप अपना अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली उसके परिणाम बहुत शानदार आएंगे। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, दुनिया में मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं देखा है जिसका तैयारी बहुत अच्छा हो और उसको सफलता नहीं मिली हो। अब आप ये कहोगे कि हम तो बहुत पढ़ते हैं, और आप ऐसे कह रहे हो सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हो आप, तो हमने तो बहुत पढ़ाई की थी, हमने तो हल्दी घाटी के युद्ध जैसी तैयारी की थी, और उसके बाद भी हमारा परिणाम जो है वो अपेक्षित नहीं रहा। तो मेरा ये कहना है कि वो आपको लगता है कि आपने ऐसी तैयारी की थी। ज्यादा पढ़ना, कम पढ़ना और एक्चुअल पढ़ना, तीनों में फर्क होता है। कम पढ़ना, कंपटीशन की अप्रोच से नहीं पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ज्यादा पढ़ना, कंपटीशन में जो आपका जो डिमांड है उससे ज्यादा का मतलब ये हुआ कि आप प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस से नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आप ऐसी चीजों को जुटा रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है। ज्ञान अथाह है, लेकिन हमें अथाह ज्ञान में से उन्हीं रत्नों को चुनना है जो हमें शोभा देते हो या जो हमें सुंदर दिखाने में कारगर हो। यानी मैं ये कहूंगा कि ज्ञान एक रत्न जड़ित आभूषण है और पढ़ने वाला उसका जौहरी है, तो गलत बात नहीं है। उस रत्न जड़ित आभूषण को बनाने वाले आप हो, आपकी सुंदरता दिखाने वाले आप हो, और आप अच्छे ढंग से जानते हो। कोई भी प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न जो है आप उठा के देखिएगा, उनके क्वेश्चन पेपर देखिएगा, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। हर कुछ जान लेना ज्ञान नहीं होता है, वो एक सूचनाओं का संग्रह होता है। तो ऐसे ऐसी गाइडेंस, ऐसा मटेरियल मैं मानता हूं ठीक नहीं होता है कि जो बच्चे को बदहजमी की ओर ले जाए या फिर बच्चे को भूख की ओर ले जाए। जितना खाना हमें खाना है उसी के अकॉर्डिंग खाना चाहिए। जितनी भूख है उतना ही खाएं। हम ज्यादा खाएंगे बदहजमी होगी, कम खाएंगे भूख मरेगी नहीं और भूख लगी रहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि हमारी आत्मा संतुष्ट हो, तृप्त हो,
और उसके लिए हम उतना लें जितना हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिबिलिटी जो है, या ये जो कंपटीशन की जो एक्चुअल नीड है, जिसको हम रियल अप्रोच बोलते हैं, वो होती है कि आप डेफिनेटली अच्छा पढ़ें, ठीक पढ़ें, लेकिन उसको कंसेप्ट में पढ़ें आप। ऐसे नहीं है केवल सूचनाओं का तंत्र है वो आप लेके बैठ जाएं और आपने इधर उधर से पता नहीं क्या क्या जुटा लिया है। आप ये देखिएगा, जो भी आप पेपर उठाएंगे, इवन सिविल सर्विसेज के पेपर भी आप उठाइएगा, जो स्टेट पीएससी है या यूपीएससी है या फिर कोई और है, वहां पे अगर कोई बहुत ही अद्भुत प्रश्न होता है, वो ढूंढने के चक्कर में आप पूरी तैयारी खराब नहीं कर सकते हो। और वो तो इत्तेफाक से मिलता है। हो सकता है कि आपने हजारों तथ्य पढ़े हों तो आपको एक तथ्य मिल जाता है, लेकिन स्ट्रीमलाइन या कंसेप्ट बेस्ड जितने भी स्टडी होती है, इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके क्या कारण रहे। तो कोई भी सूचना है उसको कारण और परिणामों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना ही एक्चुअल अप्रोच होती है। अब आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि क्या छोड़ें क्या पढ़ें, तो इसमें मेरा यही आपको कहना है कि आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, और आप चाहे किसी भी तरीके से आप मोटिवेट हैं, किसी भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड आप पढ़ रहे हो, वो आपकी अपनी मर्जी है, वो आपकी चॉइस है। उसके हिसाब से आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ेंगे। लेकिन हर पढ़ाई में एक ही चीज है कि फाइनली आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना याद है। जब तक उसका याद नहीं है, उसका सार आपके जहन में नहीं है, आपके दिमाग में उसकी कोई पिक्चर या इमेज डेवलप नहीं है, तो वो कैरेक्टराइज नहीं होगा। वो जो आपने सुना है, वो जो आपने मनन किया है, उसको आप चरित्रार्थ करेंगे, तभी आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की त्रिरत्नात्मक जो अनुभूति है, त्रिरत्नों की जो विधा है, उसकी अनुभूति कर पाओगे, उसको हृदयंगम कर पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो कुल मिला के जो मैं बोल रहा हूं, उस सभी के बीच में एक ही बात है कि आप अपने आप में भरोसा करें। अच्छा, जरूरी नहीं होता है कि कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं कि हम सब कुछ ठीक कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट अपेक्षित नहीं आता है। तो ये मान के चलिएगा कि उसमें आपकी मनोभावनाएं, आपके संवेग, आपके प्रतियोगी जो हैं साथी, उनकी आपसे ज्यादा अच्छी तैयारी और उनके मानसिक संवेगों पर काबू आपसे बेहतर रहा था, और इन सब की वजह से वो आपसे ज्यादा अच्छा कर पाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसको चैलेंज करने के लिए आप उस पर कोई लांछन ना लगाएं, दूसरे को उलाना ना दें, खुद को कोसे नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सभी के साथ होता है। जो परीक्षा में पास हो रहे हैं वो आपके ही भाई बहन है। 1% से कोई व्यक्ति ऊपर आ रहा है, कट ऑफ से 1.33 का जो मार्क्स है, वहां से कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और उससे ऊपर वाला ऊपर जा रहा है। तो ज्ञान में कोई कमी नहीं है, लेकिन इस प्रतियोगी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी युग में आपका स्कोर इस लेवल पे होना चाहिए कि आप ये कट ऑफ वाले सिस्टम से थोड़े ऊपर रहें। क्योंकि एक कहावत है अपने कि मारवाड़ी में कहावत है कि तातत्व पर रोटी 2 गेरो 4 गेरो 5 गेरो कोई फर्क कौन पड़े, भी पर रोटी और बन जाए। तो यही बात है कि गरम जो तवा होता है उसके ऊपर आप अपनी सुविधा अनुसार जितनी भी चीजें सेकना चाहते हो सेक सकते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि जितना जो पढ़ाई का आपने ध्येय लिया है, 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष का, तो उसके अंदर आप किसी तरह का कोई कोताही नहीं बरतें। मल्टीमीडिया से आप उतनी ही दूरी रखें, उतनी ही नजदीकी रखें जितनी आपकी जरूरत हो। ये बहुत अच्छा साधन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं या हम एक दूसरे के सामने हैं, ये सब इसकी देन है। और कभी किसी ने नहीं सोचा था, कभी कहाँ गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, कहीं गुरुजी चरक यानी चल चल के शिक्षाएं देते थे, है ना, और कितना मुश्किल होता था सब कुछ। अब पूरा विश्व एक मोबाइल में समा गया है। जो वसुदेव कुटुंबकम का जो इमेज हम कभी अपने किताबों में पढ़ते थे, तो मैं सोचता था कि यार ये दिन कब आएगा जब हम लोग इस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम का जो है एक वास्तव में देख सकते हैं। तो वर्चुअल रियल वर्ल्ड में आज ये बात चरितार्थ है। तो डेफिनेटली जो चीज अच्छी है वही चीज बुरी भी होती है। जहां यस है वहीं पे नो होती है, ये जहां हाँ है वहीं ना होती है।
सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यही वो सिक्का है इस समय, मोबाइल ही वो सिक्का है जिसका एक पहलू है आपकी कामयाबी और दूसरा पहलू है आपकी बर्बादी। अब ये आपको तय करना है कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इसके ऊपर भी एक स्ट्राइक होनी चाहिए कि आप इसको कितना चलाएं और जरूरत के हिसाब से चलाएं या नहीं चलाएं। ये भी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। दूसरी एक चीज होता है, हमारे टाइम किलर्स होते हैं कुछ, जैसे उसमें सबसे बड़े टाइम किलर्स हम खुद ही हैं। मोबाइल वाला तो जैसे मैंने बताया ही बताया, ये तो एक आवश्यक बुराई है इस समय की। आवश्यक बुराई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कमोबश सभी को जरूरत भी है इसकी, और इससे दूर भी नहीं रह सकते, इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो साथ रहते हुए कहते हैं काला रंग जो होता है उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता है, काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता है, तो आप काला रंग बन के रहिएगा जिस पे कोई रंग नहीं चढ़े। समझ गए? तो मैं काला रंग और मुझ पे चढ़े ना कोई, तो ये वाला है। तो काला रंग बन के रहना आपको, क्योंकि मोबाइल रखना पड़ेगा। मोबाइल के बिना इस समय जीवन अधूरा सा लगता है, आप सभी को पता है। व्यक्ति भले गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, लेकिन मोबाइल नहीं फूटना चाहिए। ये वाली हमारी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो इसकी रक्षा हम जरूर करेंगे। ये हमारा एक संस्कार है, ये हमारा गुरु है, ये हमारा माता पिता है, ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा भविष्य है, ये हमारा अतीत है, सब कुछ है। अतीत है कि इसमें बहुत सारी चीजें हम जान लेते हैं, वर्तमान है कि इसके बिना काम नहीं चलता है, और भविष्य ये है कि इससे अगर पढ़ के अच्छा करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा। तो जो कुछ भी जानना है उसमें ये अतीत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी है। ये हमारे अतीत और वर्तमान के बीच में एक सेतु है जो हमें भविष्य की सुखद यात्राओं का मार्गदर्शन भी करवाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो एक आवश्यक बुराई है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप छोड़ सकते हो, वैकल्पिक तौर पे पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। जैसे कि मान लो गपशप मार रहे हो आप कहीं पे, दोस्तों के साथ में बैठ गए, गैर जरूरी बातों में समय खराब कर दिया और फिर समय अभाव की शिकायत कर दी। भारत में सबसे ज्यादा समय अभाव की शिकायत की जाती है, और यह भी एक तथ्य है कि भारत में सबसे ज्यादा समय नष्ट किया जाता है और सबसे ज्यादा समय अभाव की शिकायत की जाती है। दोनों बातें हैं। सीधा सा मतलब है कि हम लोग जरूरी कार्यों में समय नहीं खोते हैं, बल्कि हम गैर जरूरी कार्यों में समय खो देते हैं। उसके बाद में जब हमें जरूरी कार्य के लिए हमारे को समय का अभाव दिखाई देता है, फिर हम शिकायत करते हैं कि मेरे को समय नहीं मिला है। आप ईमानदारी से मूल्यांकन करके देखिए, कभी 1 घंटे ईमानदारी से पढ़ के देखिए। ईमानदारी क्या होती है? किताब खोल के बैठना ईमानदारी नहीं होती है कि आप किताब खोल के बैठ गए और फिर आपका ध्यान कहीं चला गया, कि किसी का मैसेज आ गया, आपने देख लिया, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है पढ़ा, और सब कुछ जो है वो एक तरीके से वापस वॉश आउट हो गया। फिर एक मैसेज आ गया, फिर देख लिया। ऐसी पढ़ाई तो आप 16 घंटे कर लो तो भी उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। पढ़ाई करनी है तो साइड में रखिएगा, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी आपकी आवश्यक बुराई है उसको साइड में रखिएगा, और एक शेड्यूल जो आपका है उसके साथ कोई समझौता नहीं करना है। चाहे किसी का शादी हो, किसी का कुछ भी हो, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी शादियां जो हैं उनके रील मंगवा लेना, देख लेना। किसी की शादी में आप जाओ या नहीं जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादी में जिसकी शादी हो रही है वो 2 बच्चे जरूरी होते हैं, बाकी किसी की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि बहुत इष्टजनों के इष्टजन भी मर जाते हैं, उसके बावजूद भी शादियां हो जाती हैं। बोल देते हैं कि भाई शादी रोक ही नहीं जा सकती है। तो आप ये देखिएगा कि जहां जिसकी शादी है, अगर आपकी शादी है तो आपको जाना ही पड़ेगा। इतने भी ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न मत हो जाना कि ठीक है गुरुजी ने ज्ञान दे दिया है, बोला कि शादी में नहीं जाना है, ओके, और फिर बोलेंगे कि साहब मैं तो नहीं, गुरुजी ने कह दिया मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने तो प्रण कर लिया है। तो कहीं रजब जी मत बन जाना कि भाई उम्र भर फिर जो शादी का एक लिबास जो है कपड़ा पहन के घूमते रहोगे। तो ये भी नहीं करना है। बट ये आपको ये स्टेनाइज करना ही पड़ेगा। ये वक्त निर्णय की घड़ी आ गई है कि आपको अब एक हार्ड जो डिसीजन है वो करना पड़ेगा, और हार्ड डिसीजन यही है कि आप रोज रोज ऐसे सोशलाइजेशन जो है उसकी तरफ ध्यान देंगे, रोज किसी की शादी अटेंड करेंगे, किसी का बर्थडे अटेंड करेंगे। तो आप ये देखो, ये जो साल के अंदर जितने दिन होते हैं उसमें कितने रिलेटिव होते हैं, उन किस किस के आपको स्टेटस देखने हैं कि उसके उसका है, उसके जन्मदिन की बधाई दे दो। किसी की ननद का लगा दिया, किसी की भाभी का लगा दिया, किसी के देवर का लगा दिया, जेठ का लगा दिया,
मामा की बेटी का लगा दिया, चंपू पंपू टम्पू सबका लगा दिया, तो क्या आप सबके स्टेटस देखो, सबको बधाई दोगे? आप ये धंधा ही छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है किसी का जो हो रहा है उसको आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? तो हमारे ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं, और एक्चुअली हम धीरे धीरे एक लंबी चेन में, एक लंबी समस्या में फंस के रह जाते हैं। फिर हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ये नील आता है, फिर आप वहीं के वहीं खड़े पाते हो जहां से आप शुरू हुए थे। तो होना ये चाहिए कि रोज का अकाउंट बनाओ, हमेशा एक अकाउंट होना चाहिए आपका। अकाउंट का मतलब ऑडिट होनी चाहिए आपकी लाइफ की। जैसे हम वर्षांत में ऑडिट करते हैं हर चीज की, फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसकी ऑडिट होती है, ऐसे ही हमारे कार्य प्रतिवेदन होते हैं, ऐसे बच्चों के मूल्यांकन होते हैं। जैसे परीक्षा होती है तो साल में एक परीक्षा जो है मार्च अप्रैल में होती है कि बच्चे ने एक साल तक किस चीज की स्टडी की है, तो सारी चीजें जैसे जज की जाती हैं वैसे ही आपका पर डे ऑडिट होना चाहिए। कंपटीटर के लिए जरूरी होता है कि वो डेली के अकाउंट में ऑडिट करे, और कैसे ऑडिट करे कि आज मैंने क्या किया है। खाना खाते वक्त आपको ये महसूस होना चाहिए कि क्या मैं इस खाने को खाने का अधिकारी हूं या नहीं हूं, क्या मैंने वाकई अपने साथ न्याय किया है, क्या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना कोई माँ है, ना कोई माँ आपसे उम्मीद कर रही है, ना कोई आपका बाप उम्मीद कर रहा है, ना कोई भाई कर रहा है, ना कोई कोई कर रहा है। आप ऐसे दबाव में भी टेंशन में मत आइएगा, आप आदर्शों से थोड़े परे जाइएगा भाई। डेफिनेटली वो उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो इस बिहाफ पे उम्मीद नहीं कर रहे हैं आपसे कि आपको मर के उनका उत्तर देना है। मर के का मतलब सीधा से यही है कि आप अपने ऊपर इतनी ज्यादा उम्मीद ले लेते हो कई बार कि मेरे को करना है, बहुत बढ़िया वाला करना है, इतना करना है, तो आप कर ही नहीं पाते हो, फिर उनकी उम्मीदों के नीचे दब के रह जाते हो। तो आपसे ना कोई माँ उम्मीद कर रही है, ना कोई बाप कर रहा है, ना कोई भाई कर रहा है, ना कोई लुगाई कर रही है, ना कोई मोटियार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। आप इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जिम्मेदार हो। इस भाव के साथ स्टडी करने की मुझे मुझे ही सफलता ला के देनी है, इससे एक आपके फालतू का दबाव नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे ये बोलते हैं, कई बार डिस्कशन भी करते हैं, सर माता पिता क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। तो ये जो सोचने वाली चीजें हैं वो आप इतना सोच लेते हो कि वो क्या सोचेंगे वो भी आप ही सोच लेते हो। इतना सोचने की वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो। इसलिए आप ये सोच के चलो कि वो आपसे एक बेहतर इंसान बनने की उम्मीद रखे हुए हैं, आपके पास और फेल होने की उम्मीद नहीं रखे हुए हैं। पास और फेल होना बेहतर इंसान में बनने की प्रक्रिया में एक छोटा सा तत्व है, सब कुछ नहीं है ये। लेकिन हमें अपने आप को जवाब देना है, हमें उस परम सत्ता को जवाब देना है जिसने हमें हमारी उत्पत्ति की है। हम अपनी ही नजरों में शीशे में जब हम देखें तो हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि आज मैंने इतनी स्टडी की है। आप सुबह से लेकर शाम तक का जो काम करते हो उसकी ऑडिट करो, और आप दर्पण के सामने जाओ, और दर्पण के सामने जाके और आप अपने आप से बात करो कि क्या मैं आज खाना खा लूं क्या। मतलब इतना हार्ड लाइनर होना आपको खुद के लिए। अनुशासित जीवन जियोगे तो परिणाम सकारात्मक आएंगे। थोड़ा कठोर अनुशासन साल भर के लिए रख लोगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। पूरी साल में अगर आपने बहुत अच्छी सी ऑडिट कर ली है अपनी, तो ऐसे मान लो ये बिल्कुल वैसे है जैसे लो स्कोर होता है, उसको बचाने के लिए अच्छी फील्डिंग की जरूरी होती है। तो इसी प्रकार से अगर आप कम पढ़े उसके बावजूद भी आपने डिस्ट्रैक्शंस जो हैं उनको साइड में कर दिया, चिंतन मनन किया, और आप अपने मजबूत व्यक्तित्व के साथ परीक्षा में बैठे, तो डेफिनेटली आपका परिणाम जो है वो लो स्कोर वाले उस क्रिकेट मैच को सेव करने जैसा होगा, जो 200-250 का स्कोर करके भी जो है आराम से 50 ओवर्स का जो मैच है उसको डिफेंड कर सकता है। और वो सबसे बेहतर होता है कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर हमारा डिसिप्लिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। आपको रोज कोई नहीं कहने के लिए आएगा ये करो वो करो। फिर एक आता है कि साहब हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें। मतलब हम दिन में पढ़ें, रात में पढ़ें, जो मर्जी आए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको रात अच्छी लगती है रात पढ़िएगा, दिन अच्छा लगता है दिन पढ़िएगा। लेकिन मोस्टली इसमें ये रहता है कि लेट आवर्स में जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपके कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से एसिडिटी बनना है, माइग्रेन होना है, हेडेक होना है, और प्रॉपर नींद नहीं आने की वजह से डिप्रेशन होना है, ये हो जाता है। तो एक प्राइम टाइम मोस्टली ये है कि हम 12 बजे तक लास्टली पढ़ लें और हम एक 6 घंटे की अच्छी नींद ले लें, और दिन में 1 घंटा हम सो लें। तो 6-7 घंटे की नींद हमारी जरूरी है।
ये बायोलॉजिकल वे में है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही प्रण करें कि आज का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। ऐसे जो न्यूज चैनल वाले दिखाते हैं ना कि फलाना सिंह तूफान आ रहा है, इतनी गति से आ रहा है, सब कुछ उड़ा देगा, इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचने वाला है, ये वो, और उसको ऐसे देख के ऐसे लगता है कि दुनिया 1.5 दिन की है। तो उस हिसाब से आपको स्टडी नहीं करनी है कि वो तूफान आ रहा है और आपको उड़ा के ले जाएगा और बस आज नहीं तो। अब जैसे एक परीक्षा होती है तो बहुत सारे बच्चे शपथ लेते हैं कि मैं अगर 5 दिन के अंदर फला सब्जेक्ट को नहीं पढ़ दूं तो मैं अपने आप को अग्नि में ना सौंप दूं और पतंगे की तरह नष्ट ना हो जाऊं तो मेरा ये नाम नहीं है। तो ये आपको नहीं दिखाना है। आपको बहुत सिंपल ढंग से रिएक्ट करना है, चैलेंज को रेस्पॉन्ड करना है, और चैलेंज को आप प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करोगे तो आप इतिहास लिखोगे, सुल्तान कहलाओगे आप। नहीं, सुल्तानों तो खैबन तैयार ही लोग। तो सीधा सा मतलब है, बहुत ज्यादा किताबी बातें या मैं एथिकल बातें नहीं बोलूंगा। भारत बातों का देश है, यहाँ पे हर कोई बात करने में तेज है, कोई किसी से कम नहीं है। बस जो कम है तो उसको पढ़ने में कमी लगती है। छिद्रान्वेषी ना हो, जगह जगह कमियां निकालने की कोशिश ना करें, सिस्टम के ऊपर ज्यादा कोसने की कोशिश ना करें। सिस्टम में अगर कहीं गड़बड़ है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं, पूरी सोसाइटी हमारे जिम्मेदार है, पूरे सामाजिक स्तर पे इसका परिवर्तन करना होगा। ये बातें भले ही आदर्शवादी लगती हों, लेकिन जब हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं या बड़े बड़े उपन्यास या फिर लिटरेचर पढ़ते हैं, हाँ, तो डेफिनेटली आपको अच्छे ढंग से पता है कि जब बड़ी बड़ी बातों का व्यवहारिक महत्व नहीं होता है तो वो केवल शुष्क बौद्धिकता के स्तर तक रह जाती हैं, और शुष्क बौद्धिकता के स्तर वाली चीजें जो हैं सद्गुणों के रूप में कभी नहीं आती हैं। और जब समाज में सिद्धांत अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, तो डेफिनेटली ऐसी समस्याएं आती हैं। पर्दा प्रथा की बुराई करने वाला व्यक्ति घर में जाके अगर अपनी बहू को कहता है कि भाई ओल्लो पल्लो कर लीजिए, क्योंकि माने तो कोई दिक्कत को नहीं, मैं तो मॉडर्न, हाँ, लेकिन बार लो केक है, तो इस तरीके के जो डबल स्टैंडर्ड लाइफ अब अपन जी रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये सद्गुणों में ज्ञान है तो सद्गुणी सद्गुणों में अभिव्यक्त होना चाहिए। सुकरात ने कहा था ज्ञान ही सद्गुण है, मतलब जिस व्यक्ति को जैसा रियल नॉलेज है वो हमेशा उसकी लाइफ में एक्ट होना चाहिए। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे दिखो, अगर आप विवेकी हो तो विवेकी दिखो, साहसी हो तो साहसी दिखो। बात साहसी की करते हो और चरित्र में साहस नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा ये भी है कि हम लोग और भी जैसे चीजें हैं कि भाई जैसे मान लो हम, अगर हम कहीं असफल हो गए हैं तो फिर हमें सिंपली इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि असफल मैं अपनी अपनी प्रॉब्लम से हुआ हूँ, मेरी अपनी समस्याएं हैं। हर एक बच्चे को ये पता होता है कि वो कितने पानी में है, उस मूल्यांकन के लिए कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है। हर बच्चे को ये पता रहता है कि वो कितने पानी में है। और आप किसी भी कामयाब बच्चे को जाके पूछ लेना कि एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर कामयाब होता है। ये मसला केवल किसी एक बच्चे का नहीं है। जिस भी बच्चे ने बहुत सामान्य सी तैयारी की, बार बार रिपीटेशन के साथ तैयारी की, भरोसा रखते हुए तैयारी की, उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। जो बच्चा डाइवर्ट हुआ, जगह जगह इधर उधर चला गया, यहां से ले लिया वहां से ले लिया, किसी को भगवान बोल रहा है, किसी को ये बोल रहा है, हर घर पे हर चौराहे पे जाके बैठा है, हर वहां पे आप गुरुजी ऐसे हो, आप वैसे हो, ये लिख रहा है, तो मैं तो समझता हूं कि वो बच्चा भी टाइम ही खराब कर रहा है। सीधी सी बात है। क्योंकि आपको इतने सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, कौन कैसा है कैसा नहीं है। आप कोई क्षमा पत्र बांटना छोड़ दो, आप में आपको जो काम की चीज लगती है वो रख लो, और जो काम की नहीं लगती है उसको छोड़ दो, ये काम है आपका। तो उससे क्या होता है कि हम कई बार दूसरों की इतनी बड़ाई करने लग जाते हैं कि हमें अपने अंदर खोखलापन दिखाई देता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग हैं, वो दुनिया में सुपर हीरो मानते हैं कई लोगों को, जबकि सुपर हीरो जैसा कुछ भी नहीं होता है। आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, वो व्यक्ति आपसे थोड़ा पहले आया है, इसलिए वो इस लेवल पे आपको लग रहा है, एक दिन आप उससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हो। तो ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं होता है इस दुनिया में कि वो सुपर हीरो है या वो बेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
सचिन तेंदुलकर खेलता था तो किसी को नहीं लगता था विराट कोहली आ जाएगा क्या। विराट कोहली खेल रहा है तो आज शुभमन गिल है, वो कभी भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंहासन जो है सदैव रिप्लेस किए जाते हैं, बातें रह जाती है, बस बात ये है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है खुद को मजबूत कैसे बनाए। तो खुद को मजबूत बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि खुद में भरोसा रखो और खुद को मजबूत ही पाओ। अगर आप एक तरीके से लो कॉन्फिडेंस में हो और नॉर्मल व्यक्ति हो और अभी बिगिनर हो, लो कॉन्फिडेंस है आप में, तो ये सबसे बड़ी कमी है। मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस तो ऐसा रखो कि आप पत्थर को फोड़ दोगे, ठीक है, लेकिन ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किसी को जा जाके मत बताओ कि मैं पत्थर को फोड़ दूंगा, तू जानता है मैं पत्थर को फोड़ दूंगा, तो वो यही कहेंगे तेरे यही काम है क्या। लेकिन मानसिक रूप से आप इतने मजबूत हो, क्योंकि कंपटीशन जो होता है उसके अंदर तैयारी से ज्यादा मेंटल टफनेस होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की लेकिन मेंटल टफनेस नहीं थी, इसकी वजह से वो कंपटीशन को फेंक के आ गए और वो जगह उनको मिल गई जो उनसे कमजोर थे। तो बात ये है, अब आपको तय करना है कि आप किस दिशा में जाएंगे। और ये भी है कि आप कहेंगे कि हम मोटिवेट हो गए, मैंने बोला मोटिवेट हो गए, किसी और का सुन लिया मोटिवेट हो गए, 15 मिनट में डिमोटिवेट हो गए। किसी ने कोई काम बता दिया कि थोड़ा सा पानी का लोटा लेके आओ, डिमोटिवेट हो गए। आपको पता नहीं, अब मोटिवेशन सेमिनार सुन के आए, उसके अंदर अब हमको ऐसे करने का है, तो फिर तो डिमोटिवेट हो गए आप। तो अचानक से अब अपने गेयर बदल दिए। ये तब होता है जब हम वाकई ड्रे हुए, हम तब होते हैं जब हमारी एक सिस्टमेटिक स्टडी नहीं होती है। जब आप लंबे समय से पढ़ रहे हो, रोज 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, तो कहाँ जरूरत है आपको रोज 15-15 घंटे पढ़ने की। वो काम जो आपको विद कोर्सेस ऑफ टाइम करना चाहिए, स्टेडिकली करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए, उसको आप इमिडिएटली करना चाहते हो तो फिर आपको 15 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप कहते हो मैंने 15 घंटे पढ़े, 15, अरे भाई 15 घंटे पढ़े तो बाकी के काम कब किए तुमने, ये वाली बात है। तो ये थोड़ी चीजें ऐसी होती हैं जो कहने में भले ही ऐसे लगती हो, वाकई ईमानदारी से पढ़ा हुआ अगर 2 घंटे भी आप पढ़ो तो आपके परिणाम जो है ईमानदारी। अच्छा 2 घंटे में क्यों बोल रहा हूँ, 2 घंटे का मतलब जानते हो 2 घंटे क्या होते हैं। 2 घंटे का मतलब है कि आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि आप कौन हो। इतनी सिद्धियों के साथ पढ़ोगे ना तो आपका परिणाम जो है सार्थक होगा। और आप पूरा मूल्यांकन करो। जैसे कि मान लो आपकी कोई परीक्षा आती है, आपने जैसे एकेडमिक्स की परीक्षाएं दी है, 10th का एग्जाम दिया, 12th का दिया, 8th का दिया, या फिर आगे कॉलेज में जो भी आप 1 दिन 2 दिन पढ़ के दिया, आप उससे 1 दिन 2 दिन में कितना पढ़े हो, ईमानदारी से देखो आप। वो होता है डेडिकेशन। वहां डर की वजह से है कि यार मैं कल क्या लिखूंगा, पढ़ नहीं पाया। आप अगर वो काम साल भर कर लो तो सोचो आप क्या हो। आप इतना जान लोगे, इतना जान लोगे कि आप खुद को बिलीव नहीं होगा आपको कि वाकई आप इतने होशियार हो क्या, है ना। और ये बिलीव नहीं है आपको कि आप होशियार हो, इसी का फायदा हर कोई उठा रहा है। हर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, हर कोई आपको राय दे रहा है। और हाँ, और हर कोई आपको ज्ञान दे रहा है, हर कोई राय दे रहा है। हो सकता है आप उससे ज्यादा बेहतर राय रखते हो लेकिन फिर भी आप राय लेते घूम रहे हो। तो कुल मिलाकर इसमें बात जो यही है कि लगातार अगर आप 1 दिन का अकाउंट रखोगे कि आज मैंने क्या किया है, मुझे एक छोटा सा टाइम टेबल बना के ऐसे हार्डली फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि आप सर मैं इतना 2 घंटे पढ़ू 2 घंटे, तो फिर तो आप टाइम देखते रहोगे 2 घंटे हुए कि नहीं हुए, 10 मिनट बच रहे हैं अभी, तो 2 घंटे हुए कि नहीं, तो आपका तो टाइम वैसे ही खराब हो रहा है। आपको ये करना है कि आप जो भी पढ़ो उसको लगातार पढ़ो, फ्लो में पढ़ो, जब तक वो क्लैरिटी नहीं बने तब तक पढ़ो उसको। आपने कोई भी एक टॉपिक उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, उसके अंदर कोई भी चीज अनुच्छेद वगैरह पढ़ रहे हो तो जितने भी हैं वो सब एक साथ पढ़िएगा। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 1857 क्रांति है तो उसको एक साथ पढ़िएगा। वो एक होलिस्टिक अप्रोच में आपके क्लियर होनी चाहिए, तब उसका मतलब है। ऐसे नहीं है कि आप स्टैटिकल वे में एक कैलकुलेटिव मेथड में चलोगे, ये है वो है। जितना, हालांकि टेस्ट की बात भी होती है, जो सुटेबल होता है वो करिएगा, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि जो पढ़ रहे हो उसके अंदर कोई सार बना है या नहीं बना, कोई इमेज बनी है या नहीं, कोई ज्ञान आपको हासिल हुआ है या नहीं, कोई ऐसा अनुभव आपको मिला है या नहीं जो आपको अभी तक नहीं था। क्या ऐसी अनुभूति आपको हुई है, क्या अंदर से ऐसा कॉल आया है, क्या अंदर से ऐसी फीलिंग आ गई है कि वाह
जब तक ये नहीं आता है, इसका मतलब तब तक आप उसमें क्लियर नहीं हो। चीजों को रटने से कुछ नहीं होगा, कितने सूचनाओं को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। उन सूचनाओं को किस तरीके से आप बढ़िया ढंग से अपने अंदर समायोजित कर सकते हो, कितने कितनी काबिलियत के साथ में आप उसको हमेशा के लिए रख सकते हो। जब भी आपको कभी कोई पूछे कि इसके बारे में 5 बात बताओ, तो आप बताने की स्थिति में हो। वो ज्ञान है, वो अध्ययन है, वो पढ़ाई है और वो परीक्षा की तहजीब है। ऐसे नहीं है कि आपने कोई एक ऐसा तथ्य पढ़ लिया और 5 दिन बाद में भूल गए, 6 दिन बाद में भूल गए। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में एक छोटी मोटी सी आपकी इमेज आपके पास जरूर होनी चाहिए कि हाँ साहब, ये 1857 की क्रांति के कारण है, ये मुख्य कारण है और ये इसकी तिथि है, ये इसकी टेंटेटिव तिथि थी, ये इसकी शुरुआत की तिथि है, ये इस कैवलरी ने इसको स्टार्ट किया था और इसके प्रमुख नेता ये हैं, ये इनकी लोकेशन है और महत्वपूर्ण नेताओं का अगर कहीं पलायन हुआ है तो ये लोग जो है भारत की सीमाओं से बाहर चले गए थे। इस फलाने का जो देहांत बाहर हुआ था, इन 3 लोगों का भारत से बाहर हुआ है और बाकी जो अंदर रहे हैं। और इस समय फलाने आदमी सम्राट थे, ये गवर्नर जनरल हैं और ये इस क्रांति का स्वरूप है, इसकी ये प्रमुख किताबें हैं और ये इसके परिणाम हैं। इसमें मुख्य परिणाम ये है, फलाना धिकड़ा, इसका प्रशासनिक स्तर चेंज हुआ, ऐसे वैसे देशी रियासतों के लिए गवर्नर जनरल का नाम वायसराय होता है और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के लिए उसका नाम गवर्नर जनरल होता है। तो इस तरीके से एक आपका मोटा मोटा जो है एसेंस बन जाता है, तो उसके बाद में आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप ये देखो, परीक्षा में 2.5 घंटे में 3 घंटे 2.5 घंटे जो भी आपको शेड्यूल मिलता है, उसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ में डील करना है। अगर मैं कहता हूं कि सिलेबस भी याद है ना पूरा, तो सिलेबस में से ही इतने नाम हो जाते हैं कि 7-10-15% तो उसी से हो जाएंगे और उसके बाद में सिस्टम में पढ़ोगे तो वैसे हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तपस्या नहीं करनी है। तपस्या का मतलब होता है ध्यान एक तरीके से, और तपस्या ये करनी है कि आपको अपनी मनोभावनाओं को नियंत्रित करना है, आपके जो संवेग हैं उनको नियंत्रित करना है। आपका एक एक तो होता है इमोशनल माइंड होता है, एक होता है इंटेलेक्ट माइंड। इंटेलेक्ट माइंड जो होता है वो हमारे आइडियाज बनाता है, ज्ञान का स्तर उसमें सब कुछ है, मतलब नॉलेज जो हमारा जो भी जनरेट होता है या फिर जो भी हम आइडियाज लेते हैं या एक्सेप्ट करते हैं वो सब उससे करते हैं। निर्णय की क्षमता है या फिर उनको कोई भी डिसीजन लेने का पावर है, वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारा इंटेलिजेंट माइंड जो है उसमें होता है, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं। एक आपका इमोशनल क्वेश्चन होता है जिसको ईक्यू बोलते हैं। तो वो आपका जो इमोशनल माइंड है वो एग्जीक्यूशन करता है, यानी जो भी आपने निर्णय लिया है उसको क्रियान्वित करने का कार्य इमोशनल माइंड करता है। और एक आपका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ये 3 चीजों का रोल है आपकी लाइफ में। तो जो भी आपको बौद्धिक निर्णय लेने हैं वो शांत भाव से आप रियलिटी बेस पर लेते हैं कि मेरी ये रियलिटी है, मैं इतना पढ़ सकता हूँ, ये मेरी जागने और सोने की क्षमताएं हैं, मैं इस सब्जेक्ट में इतना होशियार हूँ, इसमें मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये टाइम मैनेजमेंट है मेरा, ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट है, ये मेरी चॉइसेस हैं, ये मेरी मेरिट्स हैं, ये मेरी डीमेरिट्स हैं। ये सब आप एक अपने जो आपका आईक्यू है वहां पे करिएगा। फिर आपने जो भी डिसीजन लिया है उसको एग्जीक्यूट करने का काम आपका इमोशनल माइंड करता है। इमोशनल माइंड में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आप इमोशनल माइंड से ले लो कि मैं 2 दिन में फोड़ दूंगा सबको, तो इससे आपको नुकसान होगा, क्योंकि 2 दिन में कुछ नहीं फूटेगा और आप भले ही फूट जाएंगे और आपको और डिप्रेशन आएगा। तीसरा हमारा शरीर होता है। तो शरीर के लिए आप बढ़िया ढंग से थोड़ा वॉक जरूर रखें, अच्छा खाएं पिएं, तरल लें, सरल लें और मोटा खाएं, मोटा सोचें, मोटा पहने। इससे आपकी जिंदगी बनेगी। मोटा पहने, मोटा खाएं, मोटा सोचें। माइक्रो कभी नहीं सोचना है। कंपटीशन में हमेशा मोटा सोचना है और मोटा सोचने वाले का ही सिलेक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना है। हम ज्यादा इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा एक बेस मजबूत होता है और फिर उसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा सार बना लेते हैं और एक छोटे सी उसमें डायमंड जो होता है, आपने देखा होगा जो भी कीमती चीजें होती हैं वो बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है। जैसे मान लो
आपने कोई जैसे क्राउन जो है पहना, मुकुट पहना आपने, तो उस मुकुट के ऊपर कोहिनूर है, छोटा सा है, ठीक है। मस्तक आपका इतना बड़ा है, उसके ऊपर बिंदी है, वो छोटी सी है। समझ रहे हैं आप? यही बातें हैं। और आप देखो, जो भी अच्छी चीजें होती हैं वो कम मात्रा में होती है, ज्यादा मात्रा में नहीं होती। छाछ होती है वो ज्यादा होती है, और उसमें घी इतना सा होता है। बस यही जिंदगी है। हर जगह वो बात जो लाइफ में हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, वो हमारी लाइफ में भी है। अगर आपको घी निकालना है तो घी इतना सा ही होता है, समझ गए आप? और छाछ है वो बहुत सारी होती है। तो जिंदगी में आपको घी चाहिए या छाछ चाहिए, ये आपको तय करना है। और कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं जो बात कह रहा हूं। बस मेरा यही मानना है कि स्टूडेंट या जो कंपटीटर होता है, उससे बेटर ना कोई टीचर होता है, उससे बेटर ना कोई एग्जामिनर होता है। वही सबसे अच्छा एग्जामिनर है, वही अच्छा टीचर है, वही अच्छा मोटिवेटर है। उसको ये सब कुछ बाहर से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा बुद्ध ने मानव केंद्रित धर्म की स्थापना की, महावीर स्वामी ने की, रिनेसा जो आपने पढ़ा यूरोप के अंदर, कभी पढ़ा आपने? और तो उसके अंदर आपने देखा मानववाद जो था, ह्यूमनिज्म जो था, वो भी इसी से संबंधित है। यानी मानव जो है वो सब कुछ है। मानव ईश्वर से बड़ा है, क्योंकि ईश्वर ने मानव बनाकर अपनी भूमिका मनुष्यों को सौंप दी है। इसलिए अगर किसी को रब ढूंढना है तो एक दूसरे में ढूंढ लो। तुझ में रब दिखता है, मुझ में रब दिखता है, सब में रब दिखता है। यारा क्या करूं? यार आप पढ़ लो। ठीक है, नमस्कार, बने रहिएगा। लगातार दोबारा मिलेंगे किसी मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।